नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरडोर एडुडेन के प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक ऐसे कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारे देश के सभी एग्ज़ाम्स में यूज किया जाता है, जिसे हम फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, जो हमारे देश के सभी एंट्रेंस टेस्ट जो कि एकेडमिक लेवल पर भी हो सकते हैं या वो किसी जॉब के लिए भी जो टेस्ट होते हैं उनमें इसका टॉपिक का आम यूज किया जाता है, जिसे हम फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी दोनों ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड किए गए हैं। इनका जिक्र हमारे संविधान में किया गया है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी इन दोनों के डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। आइए, आप जैसे देख रहे हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नेचर एंड पर्पज़ क्या क्या हो सकते हैं। पहले हम पर्पज़ के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल राइट का मेन टारगेट इंडिविजुअल्स राइट्स को स्कोर करना है, उनकी सुरक्षा करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडिविजुअल लिबर्टीज़ एंड फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करना है। जहाँ भी समाज में कहीं भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो इंडिविजुअल कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, क्योंकि उसके राइट्स का हनन हुआ है, वायलेशन हुआ है। उसी के विपरीत डीपीएसपी के अगर हम देखें तो वहाँ पे एक इंडिविजुअल को ना प्रोटेक्ट करते हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में स्टेट को डायरेक्शन दी गई है कि पूरे समाज को प्रोटेक्ट कैसे करना है, पूरे समाज के बारे में कैसे क्या क्या कानून पास करने हैं, समाज के वेलफेयर के लिए क्या क्या कानून हो सकते हैं, वो डीपीएसपी में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन किए गए हैं। अगर हम बात करें हमारे संविधान में इनको कहाँ कहाँ पर दर्शाया गया है तो देखते हैं पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 में मेंशन किए हुए हैं, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मेंशन किए हुए हैं। उसी प्रकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी हमारे संविधान में पार्ट 4 में मेंशन किए हुए हैं, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक मेंशन किए हुए हैं। इसके बाद अगर हम जस्टिसिएबिलिटी कॉलम में अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का कहीं भी वायलेशन होता है तो हम उसकी एनफोर्समेंट के लिए डायरेक्ट कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 32 में क्लियर मेंशन किया हुआ है, जहां पर रिट्स प्रोवाइड की गई हैं 5 टाइप्स की। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट स्टेट के द्वारा या किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा वायलेशन होता है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम डायरेक्ट कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। आर्टिकल 32 में सीधा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की हम बात करें तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, वो नॉन जस्टिसिएबल हैं। नॉन जस्टिसिएबल मीन्स हम उनके वायलेशन पर कोर्ट की तरफ मूव नहीं कर सकते हैं, हम कोर्ट्स में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम इनकी इन्फोर्समेंट के बारे में बात करें, फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली इन्फोर्स होते हैं। जैसे ही जब भी हमारा संविधान लागू हुआ उसी के साथ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं वो साथ के साथ लागू हो गए थे। उनके लागू करने के लिए कोई अलग से लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, किसी भी अलग से कानून की ज़रूरत नहीं थी। वो हमारे संविधान के साथ ही हमारे समाज में, हमारे देश में लागू कर दिए गए थे। अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की इन्फोर्समेंट के बारे में तो उनके लिए हमारे देश में संविधान के अकॉर्डिंग राज्यों को नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए निर्देशन दिया हुआ है कि उन सिद्धांतों को कैसे कैसे लागू करना है। उनके लिए हमारी राज्य सरकारों को अलग अलग कानून पास करने होते हैं डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए समाज के अंदर। इसके बाद अगर हम सैंक्शंस की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के पीछे हमारी सैंक्शंस क्या क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स के पीछे हमारी जुडिशियल सैंक्शन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम कोर्ट्स की तरफ मूव कर सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए।
इसका मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे संविधान द्वारा लीगली सैंक्शन प्रदान की गई है, लेकिन हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐसा नहीं है। उनको लीगल सैंक्शन नहीं प्रोवाइड की गई है, वो सिर्फ एक राज्य सरकारों को ओनली डायरेक्शन प्रोवाइड की गई है कि राज्य सरकारें कैसे कैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को समाज के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगी। आगे हम इनके फोकस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फंडामेंटल राइट्स का फोकस, मेन फोकस फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन पर है। समाज में व्यक्तियों के, सिटीजन्स के अधिकारों की रक्षा करना है। हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान के बेसिक एलिमेंट्स हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान के अनुसार बेसिक स्ट्रक्चर हैं, जिनके बगैर हमारे संविधान का ढांचा समझा भी नहीं जाएगा और सोचा भी नहीं जा सकता। अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, उसके अंदर मेन फोकस कलेक्टिवली पूरे समाज के लिए है। जो भी नीति निर्देशक सिद्धांत बनाए गए हैं हमारे संविधान द्वारा, वो राज्यों को हमारे समाज की, पूरे समाज की कलेक्टिवली उसके सोशल वेलफेयर के लिए उनका इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, जो कि हमारे संविधान में क्लियरली मेंशन किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वेलफेयर, सोशल एंड जुडिशियल वेलफेयर। अगर हम दोनों के सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं तो संविधान में क्लियरली मेंशन किया गया है, अगर फंडामेंटल राइट्स को हमें सस्पेंड करना होता है तो वो ओनली इमरजेंसी के दौरान ही सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को किसी भी हाल में सस्पेंड नहीं किया जा सकता, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, इकोनॉमिक इमरजेंसी हो या नेशनल इमरजेंसी हो, किसी भी थ्रेट टाइप की इमरजेंसी हो। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो आर्टिकल्स 12 और 35 में हमारे फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए हैं, जिन्हें हम राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा मेंशन किए गए हैं। ऐसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी हमारी आर्टिकल 36 to 51 में मेंशन की गई हैं, जिसमें राइट टू वर्क, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमारे लीगल मोनूमेंट्स की सुरक्षा के लिए एट्सेट्रा एट्सेट्रा मेंशन किए हुए हैं। जैसा कि आपने देखा, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे दोनों संविधान के मूलभूत ढांचे के एक भिन्न अंग हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के मेन पार्ट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए लागू किए गए हैं हमारे संविधान में। ऐसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारी राज्य सरकारों को डायरेक्शंस प्रोवाइड की गई हैं संविधान के द्वारा कि कैसे कैसे हमारे समाज में उसके सोशल और पॉलिटिकल किसी भी समाज के वेलफेयर को कैसे किया जा सकता है। अगर हम फंडामेंटल राइट और DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की केस लॉ के बारे में बात करते हैं तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही फेमस केस, जो कि चंपाकम दुराई राजन के नाम से मशहूर है, जो कि 1951 में हमारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया था, जिसमें कि ये निर्धारित किया गया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर अगर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच अगर कहीं भी कोई झगड़ा होता है या दोनों परस्पर संबंधित होते हैं तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर। मतलब हमारी कोर्ट्स जब भी इन दोनों के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है और वो कोर्ट के सामने आता है तो हमारी कोर्ट्स फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा तवज्जो प्रदान करेंगी, किनके ऊपर? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर। ये हमारा केस 1951 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया था। ऐसा ही हमारा एक केस था मिनर्वा मिल्स, जो कि 1980 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया था। वहाँ क्या डिसाइड किया गया कि अगर जब भी सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी डिस्प्यूट ऐसा आता है जिसमें फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस स्थिति में कोर्ट्स दोनों को किसी के ऊपर प्रिवेल नहीं करवाएंगी, बल्कि दोनों के बीच परस्पर संबंध स्थापित कर उस केस को डिसाइड करेंगी, दोनों के बीच बैलेंस बनाएंगी ताकि समाज में एक सोशल वेलफेयर कलेक्टिवली फॉर्म किया जा सके।
आपने देखा कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैसे जस्टिसिएबल हैं, कैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसिएबल हैं, वो हमारे संविधान के कैसे कैसे मूलभूत ढांचे का प्रकार हैं। आज के लिए इतना ही। हम आगे के वीडियो में आपको ऐसे ही लीगल नॉलेज प्रोवाइड करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल आर्डोर एडुडन पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।